हेलो एंड गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम दो मुद्दों पे बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस पैराडाइम चैनल पे। पहला मुद्दा ये है कि कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा एक न्यू चैनल है तो उसको जब तक मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा सस्टेन नहीं करेगा चैनल। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात है, ये मेरी बुक है पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूडिंग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेट होते हैं ना, जैसे अभी मैं जेट का पेपर एनालाइज किया था कुछ दिन पहले, उसी प्रकार से। ठीक है, यूज़फुल फॉर यूसी नेट एंड असिस्टेंट। बेसिकली इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स। क्यों? क्योंकि ऑल अक्रॉस इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियस 5 साल में, देखिए आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के तो इतने सारे पेपर्स हैं। एंड नॉट ओनली दैट, उत्तर प्रदेश, यूपीएचईएससी, यूकेपीएससी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, कर्नाटका के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सी DSSB, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हमने एनालाइज करके पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स को आंसर के साथ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टोटल 740 पेजेस के हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना डिटेल्ड कवर किया है इसमें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और सबसे अच्छी बात है कि ये बुक इंग्लिश मीडियम में तो है ही, आप देख पा रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी है ना। सेम बस इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है विथ ड्यू डिलिजेंस। उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन, डिटेल एनालिसिस दिया गया है। सारा चीज़ सेम है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं पिछले 5 साल के, देख रहे हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं, सारे पेपर्स हैं। सो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग जाएं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। आप लोग जाएं और इस बुक को ख़रीद लें, क्योंकि MPPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे MP के पेपर्स इसमें हैं। और एग्ज़ाम अगस्त 2 को अगर होते हैं तो आपके पास लगभग 60 डेज़ हैं, लगभग। तो आराम से 60 डेज़ में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर करेंगे। और इसमें टोटल 53 सेट्स ऑफ पेपर हैं। सेट्स, ईच सेट में लगभग 100 क्वेश्चंस तो हैं ही हैं। सो आप समझ सकते हैं कि आप मोर देन 5000 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। देख रहे हैं, दिस इज़ द टैग, मोर देन 5000 क्वेश्चंस को आप डील करके एग्ज़ाम में जाएंगे अगर मिनिमम इतना पढ़ के जाते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। और ये बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, क्योंकि आपके लिए मेरा जो सोच है कि लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। ओके, सो ये हम लोग के द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अपने तजुर्बे से जो भी हमारी कठिनाई हुई थी जब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलते थे, हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते थे, तो मैं उसे मैं एक अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैं ये स्टेप लिया था और इस बुक को मैं लिखा हूँ। और अरिहंत पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा पब्लिश किया गया है। सो प्लीज़ गो एंड बाय दिस बुक। और दूसरा मुद्दा है कि मैं आज से इस चैनल पे एवरी डे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिसेंटली हुए हैं, ऐसा नहीं मैं इस बुक का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपसे एनालाइज करूँ, ये तो बुक में ऑलरेडी है, वो बुक में तो आप पढ़ेंगे। मैं जो रिसेंट हुए हैं, जैसे अभी जेट हुआ था, मैं उसके पेपर्स को एनालाइज किया ना, आप लोग देखे भी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया जाके देखें, लेट ना करें, क्योंकि रोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ नया। अभी UPPSC का GDC हुआ था, ठीक है। और आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो राजस्थान में एग्ज़ाम हो रहा है स्कूल लेक्चरर का, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। उसका एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसके पेपर्स आने वाले हैं। और अभी 1 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा, UPHESC का, याद है आप लोगों को जी? 1 महीना पहले हुआ था UPHESC
इसके पेपर्स को अभी मैं एनालाइज करने वाले हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को तो हम लगातार एनालाइज कर ही रहे हैं। नया क्या है? नया ये है कि हम MPPSC को टारगेट करते हुए एक डिटेल्ड कोर्स भी लॉन्च किए हैं, जिसका अनाउंसमेंट हम कल शाम में वीडियो के माध्यम से कर चुके थे। तो जिन्होंने उसको देखा है वो आप क्या मन बना रहे हैं, हमसे कम्युनिकेट कीजिए। अगर कोई इशू आपको लग रहा है, मैं अपना नंबर प्रोवाइड किया हूँ, व्हाट्सएप नंबर, प्लीज़ कम्युनिकेट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, ज्ञान मंडपम। ओके, ज्ञान मंडपम इज़ अ टेलीग्राम चैनल जिसका मैंने लिंक दिया है, और कुछ बच्चे इससे जुड़े भी हैं, तो इससे आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, इससे आप जुड़ें जाके। और पॉल साइंस पैराडाइम का भी एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। चूँकि पॉल साइंस पैराडाइम अभी एक नया चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी नया है, इसीलिए उसमें आपको कुछ नया एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ करवाऊँगा, ठीक है, उसके सारे PDFs मैं वहीं पे अपलोड करने वाला हूँ। और क्वेश्चंस मैं कैसे करवा रहा हूँ? क्वेश्चन तो रहेंगे ही, आंसर भी रहेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस भी रहेंगे। जो आंसर और डिटेल एनालिसिस का जो PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा। सो आप समझ सकते हैं। तो पॉल साइंस पैराडाइम चैनल को भी ज्वाइन करें, ज्ञान मंडपम को भी ज्वाइन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि हम रोज़ एटलीस्ट 1 सैम्पल प्रैक्टिस सेट, जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है वो तो है ही है, वो तो डिटेल्ड होगा, लेकिन एक सैम्पल है ना, कि जिस प्रकार से MPPSC में एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन के साथ हम सैम्पल पेपर्स के साथ एवरी डे रोज़ हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आप देख सकते हैं, और जो नया क्वेश्चंस आपको लगता है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके MPPCS एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे GIC देने वाले हैं, कब है GIC? 14 जून आई सपोज, है ना, तो 10 दिन मुश्किल से बचा है। वो क्या करें, वो जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर रहा हूँ वो देख लें, और जो सैंपल मैं अभी 2-4 में कल से आज से ही शुरू करूँगा, बाय द वे, आज से मैं जो शुरू करने वाला हूँ सैंपल, उसे भी देख लें, जितना मैक्सिमम हो सके देखें। और अभी तक अगर आप लोग बुक नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ जाके ऑर्डर करके ख़रीद लें। 2 से 3 दिन में बुक डिलीवर हो जाएगी। जो GIC का तैयारी कर रहा है उनके लिए भी कम से कम 1 सप्ताह हाथ में रहेंगे। उस बुक में प्रीवियस ईयर पेपर्स के खजाने हैं, और डिटेल एक्सप्लेनेशन तो क्या ही बताएं। तो प्लीज़ गो एंड बाय दोज बुक्स, उसको आप पढ़िए, लगातार पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी जो UP का GDC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बुक को पढ़ा था, और वो एक पॉजिटिव ओपिनियन के साथ आ रहे हैं कि यस सर, प्रीवियस ईयर पेपर से तो क्वेश्चन आते ही हैं। और मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। जब पिछले बार हरियाणा में एग्ज़ाम हुआ था, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पता है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए गए थे एज इट इज। तो समझ सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो प्लीज़ जाके हमारे इस पुस्तक को आप ख़रीदें जाके, हिंदी वाले पुस्तक और इंग्लिश वाले भी पुस्तक आपके सामने हैं। दोनों पुस्तक को आप जाके ख़रीद सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब हम चलते हैं, आज का जो मुद्दा है वो है UPHESC का जो एग्ज़ाम कब हुआ था? अगस्त में, अगस्त 16 को हुआ था 2026। इस पेपर को हम एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट 36 क्वेश्चंस वेयर जनरल नॉलेज, उसे हम लीव कर देते हैं। हम अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पे आके स्विच ऑन करेंगे, वहाँ से एनालाइज करना शुरू करते हैं। ओके ओके, कम ऑन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 31st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी?
सो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इजी क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज प्लानिंग विल नॉट बी ए फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बी रिमूव्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थियोरी। सो ये किस प्रकार के थिंकर्स बात करेंगे? जो प्लूरलिस्ट होंगे, क्योंकि सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है? सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है एक इंडिविजुअल के पास। मतलब sovereignty is not individual. What is sovereignty? Sovereignty is command of the sovereign. Okay, and what is command? Who will give the command? One sovereign. समझ रहे हैं? जो बेसिक तो एब्सोल्यूट नेचर, सॉवरिन जो है वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट नेचर है, और वो एब्सोल्यूटनेस को प्लूरलिज्म चैलेंज करता है। क्यों? क्योंकि प्लूरलिज्म कहता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, तो प्लूरलिज्म इसका सही आंसर होगा। एब्सोल्यूटनेस को ये अपोज करता है प्लूरलिज्म। ओके, नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो आप पढ़िए ऑप्शंस क्या क्या हैं और क्या आपको इसमें क्या सही आंसर लग रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या है? नो डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, हेड ऑफ द स्टेट वही होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होते हैं। तो ये तो नॉट है, मतलब ये तो सही है। फिक्स्ड टेन्योर भी होता है, वो भी सही है। लिमिटेड पावर टू लेजिस्लेचर एंड सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो प्रेसिडेंशियल फीचर ही है, तो लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉट करेक्ट, बिकॉज लेजिस्लेचर हैज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पावर। लेजिस्लेचर के पास इतना पावर है कि वो प्रेसिडेंट के डिसीजंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं बहुत बार, क्योंकि अगर सीनेट से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट है ना सीनेटोरियल कॉर्टेसी, वो क्या होता है कि जो सीनेट के मेंबर्स जिस स्टेट से आप इलेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट के जो सीनेट के मेंबर हैं उनसे आपको राय मशवरा करना पड़ेगा। अगर राय मशवरा नहीं करते हैं, अपने मन का कैंडिडेट दे देते हैं, तो वो सीनेटोरियल कॉर्टेसी का उल्लंघन होता है और प्रेसिडेंट को सीनेट के पावर्स के तहत दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हैं ना? तो विच थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन। विच थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिबरल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ये बहुत इजी मैच है, आप इसको मैच कर लें, है ना? यस, पहला ही मैच सही हो रहा है। रेनहल नेबर रियलिज्म, है ना? सो ए का 2, बी का 1 न्यू रियलिज्म, फ्रेड ज़कारिया लिबरलिज्म, जोसेफ एस नाय एंड न्यू लिबरलिज्म कार्सनर। ओके, स्टीफन डी कार्सनर। सो नेशनलिज्म 36 नंबर, नेशनलिज्म इज अ वे टू of corporate thinking, corporate feeling and corporate living. Who has given this definition? So this definition was given by Zimmerman. Okay, who defined nation as a community of sentiment which would adequately manifest itself in a state of its own? तो community of sentiments की बात कौन कर रहा है? मैक्स वेबर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी मैच। इस मैच का तो कुछ सोचना ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के बेसिक स्टूडेंट इसको करेंगे। डी ओके, ए का 2, द डिस्कोर्सेस वॉज रिटन बाय Machiavelli. De Corpore Politico was Thomas Hobbes. Letter Concerning Toleration was by John Locke. Emily by Rousseau. Emily is a important work on education by Jean-Jacques Rousseau, है ना? 39, given below are two statement, है ना? One is labeled as assertion, other is reason. So please read out the statement. Swadeshi boycott and strikes constitute core to the Tilak's ideology during national movement. Reason: these ideas were later adopted by Ambedkar to pursue his goal of social justice. So क्या लग रहा है?
लगभग ए इज करेक्ट, है ना. दिस आइडिया अडोप्टेड बाय अम्बेडकर. बाइकआउट स्ट्राइक, नो, अम्बेडकर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आइडियाज. ओके, सो ओनली ए इज करेक्ट. सी. Given below are a statement. Ambedkar believed in natural theory of rights. He wants to emphasize indivisibility of rights. So, yes, both are correct. है ना? Both statements are true. 41. Question number 41. Identify the correct sequence in the political philosophy of John Locke. So, natural right, state of nature, contract and civil society, यही क्रोनोलॉजी के तहत जॉन लॉक का पॉलिटिकल फिलॉसफी का डेवलपमेंट हुआ है. ऑल राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. देन अगेन सेलेक्ट द इनकरेक्ट, है ना. क्वेश्चन नंबर 42. Select the incorrect match. So what is the incorrect match? Cultural industry was given by, not by Gaetano Mosca. It was actually given by Marx, Horkheimer and Theodor Adorno. So it will be mainly associated with Adorno, Theodor Adorno. Okay. Question number 43. Match list 1 and list 2. Select the correct answer from the codes given below. Okay, again there is a matching, and this matching is also relatively easy. So this is correct. A ka 2, B ka 3, C ka 1. Okay, see Gramsci and all. Okay. Question number 44. Which one of the following are the main aims of behaviorism according to David Easton? So, according to David Easton, what are the main aims of behavioralism? So, main aims of behavioralism is, okay, again quantification, systematization, integration, regularities are the main elements of behavior studies. Yes, the behavior studies are verification, use of technique and मॉडल बिल्डिंग ओनली. सी अगेन ये ओनली वगैरह को ध्यान में रखना है. सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज आल्सो स्टडीड बाय आलमन एंड वर्वा टू इवॉल्व द आइडिया ऑफ civic culture? It is also one of the good question. It was civic culture what studied. So this Alman and Verba studied Mexico, isn't it? Mexico in his book civic culture, because अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और इंडिया के बारे में उन्होंने तो बात ही नहीं किया था. उन्होंने मेनली 5 कंट्रीज़ का बात किया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको, है ना. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द following pair is incorrectly matched? So if you look into the matching, you will get to see कि answer option C, David Easton, the structure of scientific revolution. No, the structure of scientific revolution was actually associated with the idea of Thomas Kuhn, है ना. paradigm shift. Thomas Kuhn was actually associated with the idea of structure of scientific revolution, and he had given the concept of paradigm, है ना, Paul science paradigm. So it is inspired by the idea of Thomas Kuhn, paradigm shift. ठीक है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन. तो हम मेरा यही तरीका है कि आपके ऑप्शंस में जो आपको पता है तो ठीक है, जो नहीं पता है उसमें ऐड ऑन करना है. और इससे ऑलरेडी 70 क्वेश्चंस आपके पास हैं, और उसमें से अगर 10-20 क्वेश्चन में भी कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो ये आपके समय को फ्रूटफुल बना देता है.
70 क्वेश्चंस करने बैठे थे और उठे कितने क्वेश्चंस करके, 100 क्वेश्चंस करके उठे हैं। सो इन अ वे आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। सो इस टारगेट से हम क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी अटैच्ड इन्फॉर्मेशन होगा, जो ऐसा लगता है कुछ नया, वो हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम भी लर्न कर रहे हैं। वी आर प्रोफेसर बट दिस डजंट मीन दैट हम लोग सब चीज़ जानते हैं। तो हम भी लर्न कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग टुगेदर, विथ दैट इंटेंशन हम लोग काम कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन्स्की, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब उन्होंने स्टेजेस दिया था ना, क्या क्या था स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन्स्की? इंटीग्रेशन, मास पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल वेलफेयर, पॉलिटिक्स ऑफ एबेंडेंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था ना जी। सो इफ़ यू अरेंज देम करेक्टली यू विल गेट इट। सो 1 2 4 3 है ना। दिस इज द वेल ऑर्डर्ड अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्गेन्स्की's पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following are characteristics of the system according to आलमंड के अनुसार सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यस। इंटरडिपेंडेंस, यस। एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, नो। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 49। Match list 1 with list 2. So we have again match, and this is also a relatively easy match. Neorealism and its critic, roots of realism, man, the state and war, Arthashastra. See, if you are matching Kautilya, I think 50% of the work is done. D1, no, only 25% of work is done, by the way. Man, the state and war, Kenneth Waltz. Now it is done. C2. Okay. Match it, then move forward. Who defines federalism as a system of self-rule and shared rule? It was defined by Daniel, not Flazer, it is Elazar. Okay, Daniel Elazar. Okay, self-rule plus shared rule. Who among the following is not the theorist of political development? Lucian Pye, Aaron Lisfart, James Coleman, and this La Polumbara. So, who do you consider? Aaron Lisfart is a consociationalism का आइडिया उन्होंने दिया था, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये नहीं जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज आर्टिकल 19 का जो क्लासिक क्वेश्चन होता है वो है। तो बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। 4 2 3 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। द फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम आर, बताइए। दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को जो गलत करते हैं उनका सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करने होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं इजी होते हैं, इसीलिए अक्सर मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको सही करती है। और अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं तब तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो जा रहे हैं। तो गलत कीजिए, लेकिन टफ क्वेश्चंस को गलत कीजिए। वो क्या होगा कि वो क्वेश्चंस बहुत सारी जनता गलत कर रही होगी या छोड़ रही होगी। तो ये एक बेसिक फ़िलॉसफी होता है कोई भी एग्ज़ाम्स का, कि इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना होता है। इजी क्वेश्चंस को एटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ देख के और बनाना होता है। ओके, सो डिवीज़न ऑफ पावर जी है, सेपरेशन ऑफ पावर जी नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जी है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो भी है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में 3 ही सही है। सो 1 3 and 5 वुड बी द बेस्ट आंसर। ओके,
Question number 54. The Indian President veto power is combination of. So Indian President का जो veto power है उसके बारे में ये question है. So it is pocket veto, absolute veto, no suspensive veto, qualified veto. हाँ, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, सस्पेंसिव वीटो है. सॉरी ये बार बार मिस्टेक होता है लोगों से, तो आप इसको समझ लीजिए कि अब हम आपको अंतर बता देते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस. वो सस्पेंसिव वीटो होता है, हम लोग समझते हैं क्वालिफाइड वीटो क्या होता है. तो क्वालिफाइड वीटो का मतलब ही हो गया कि जो प्रेसिडेंट के व्यू को ओवरराइड करना ब्रूट मेजॉरिटी के साथ. जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल पास किया, मतलब अमेंडमेंट हुआ है या लॉ पास किया गया है, उसमें अगर नेचुरल जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर आप आए हैं तो प्रेसिडेंट अगर स्टे लगा दे रहा है तो आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर चले जाते हैं तो प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर, फिर उनको बिल पास करना पड़ेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ब्रूट मेजॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट के पावर्स को ओवरराइड कर रहे हैं. दिस इज़ क्वालिफाइड वीटो. सो इन इंडिया वी डू नॉट हैव द qualified. The Indian president does not possess a qualified veto. And what is qualified veto? It is a veto that can only be overridden by legislature with a higher supermajority, a power held by US president. ठीक है. So absolute veto आप समझ रहे हैं. Suspensive veto कि returning a bill to reconsider parliament which can be overridden by simple majority. समझ रहे हैं ना कि जब सस्पेंसिव वीटो होता है तो वो रिकंसिडर करने के लिए भेज देता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन अगर फिर से पार्लियामेंटेरियंस बिल को पास करके बोलते हैं कि नहीं बिल सही है, प्लीज़ गो अहेड, तो प्रेसिडेंट को मुहर लगाना पड़ता है. तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है. उसके लिए हमें ब्रूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए होता है. So when it is about brute majority, it is qualified. When it is simple majority, it is suspensive. Okay? Now let's go. और फिर भी किन्हीं को अगर डाउट है तो एक बार जाके लक्ष्मीकांत पढ़ लें. बट जो मैंने बताया वो इनफ है. क्वेश्चन नंबर 55. Using the given quotes, arrange the following chronologically. अब ये सुप्रीम कोर्ट के वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. उन जजमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा कि कब क्या हुआ है. केशवानंद भारती केस वेरी सिंपल 1973 में हुआ है. फिर गोलकनाथ केस विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल 1967 में हुआ है. IC गोलकनाथ. मिनरवा मिल्स केस इट इज़ इन 1980 एंड सज्जन सिंह केस इट इज़ अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान 1965. आप मैच कर लें, समझ में आ जाएगा क्या आंसर होगा. ओके. नेक्स्ट 56. Budgetary process passes through certain stages in parliament. What are those stages that the budget passes through? This is also a very good question. It begins with presentation of budget in the house. Okay. Budget is passed after general discussion on its provision. Appropriate bill is part of general budget. Finance bill is a bill of taxation. No, यही तो गलत बात है. Finance bill will not be estimate so है ना. It is technically true है ना. Finance bill जो होता है ना वो taxation तो होता ही है. वो it is technically true but the only valid subset जो होगा कि फाइनेंस बिल विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल टैक्सेशन, क्योंकि जो भी टैक्स लगाना होता है वो फाइनेंस बिल के तहत ही आता है. सो अगर हम ऑप्शंस के साथ चलें तो बजटरी प्रोसेस येस, इट बिगिंस विथ येस, बजट इज पास्ड आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन इट्स प्रोविजन. हाँ या दिस. सो 1, 2 and 4 will be the best suited answer for this question. Okay. Now question number 57.
Planning was originally the idea of British economy. Planning was originally the idea of British economy. Okay. No, but planning was originally the idea of Soviet economy. है ना, तो यही तो गलत हो गया. Now Indian adopted it from Soviet Union. Yeah. Jawaharlal Nehru was the main architect. Yeah. And India has implemented 15 5-year plans so far. Presently, Niti Aayog. So India has implemented only 12 5-year plans so far, not 15. So this is also wrong. Only 12. And Niti Aayog is the yeah. So 2 3 5. Question number 58. Arrange the following directive principle in order of appearance in the Indian Constitution. So again, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सब का अरेंज आ रहा है, अरेंज करने के लिए. सो आप पढ़ लें. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये किसका पार्ट है? 39A का पार्ट है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, ये 43 का पार्ट है. लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, ये 43 का पार्ट है. और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम सॉरी गलत लिख दी है. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज आर्टिकल 50. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 40 and living wage is article 43. Okay, now arrange it. And if you arrange, what will you get as a correct answer? It will be 1342. 1342. Which one of the following statement are correct? So electoral reforms are much desired in India. Why not? Yeah. VP Jeevan Reddy committee opposed state funding of election. True. Indira Gupta committee supported state funding of election. True. Electoral reforms have now been accepted. क्या now been? Electoral reforms have now been accepted by parliament. ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी. So बीपी जीव, ये दो इम्पोर्टेंट है. अभी बहुत स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे बात होती है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे बात होती है. तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का बात किया था और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को अपोज किया था. सो यू शुड रिमेंबर दिस. सो ABC इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following committee on local governance. Repeated questions, multiple times repeated. So please look into it and move forward. Okay, 1324. PK Thungan committee was PK Thungan committee. Very important, इसको भी ध्यान रखना है. ये 1988 में हुआ था. चलो लिख ही लेते हैं. LM सिंघवी कमेटी was in 1936. अशोक मेहता कमेटी तो अर्ली 1986 सॉरी. अशोक मेहता 1977. JVK राव कमेटी 1985. ठीक है. ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द इनकरेक्ट वन. सो विच इज इनकरेक्ट बेसिकली? Constitution has defined the qualification of a person to be appointed as the election commissioner. No, this is the incorrect one. Okay, so Constitution of India has not prescribed a specific education, administration, legal or judicial qualification for the member of election commission. And statement 2 is true. While Article 324 states that the chief election commissioner can only be removed like a manner on the grounds of judge of Supreme Court, is simply states. So you should remember that it is part of Article 324. Okay,
because election commission is a part of article 324, but this specific provision of election commission being removed like that of judge of a supreme court is also a part of आर्टिकल 324. ठीक है, ये हमारे लिए सीखने की बात थी. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 62. 73rd constitutional amendment seeks to provide which of the following for panchayati raj institution? So it seeks to provide yes constitutional status, yes financial autonomy, कोशिश तो करता है, empowerment of marginalized section, yes 1 2 3 4 everything. Next, question number 63. A no confidence motion does not involve disgrace or imputation of moral turpitude, but is only a disapproval of government policy. Okay, let's read the other statement. An impeachment motion will practically amount to the renunciation of president's public career if passed. ऐसा है क्या? Will practically amount to renunciation of president's public career. No, choose the correct answer from the given. A no motion does not involve in disgrace or imputation of moral turpitude, but is only a disapproval of government policy. The correct answer of the option given below. Yeah, 1 is correct. Only 1 will be correct, not 2. Okay. Who is called Indian federal system as quasi-federal? So, very easy. Casey Ware. Question number 65. Which is the system of governance in Panchayati Raj? What is the system of governance in Panchayati Raj setup? So, it is T3-tier. Question number 66. Which of the following statements are correct? So, A, B, C and D all are correct. ये गलत है, क्यों नहीं है? Okay, A, B, C, D. Then question number 67. Assertion and reason. Weberian formulation. Bureaucracy is not to be confused with civil service. Weberian formulation has been characterized by the value neutrality. So, which is the correct? So, both A and R are correct, but they do not explain each other. Question number 68. Which of the following are correct? So, here Christopher Hood is one of the leading exponents of new public management. It has standard prescription for ailing public sector. Yeah, why not? It is underpinned by 3. Max Weber was precursor of new public management. No, Max Weber तो नहीं थे, तो B, C, D. Okay. Again, question number 69. Given below are two statements. Public administration is an instrument of realization of goals of government. Statement 2. In the 18th century, German scholar felt interested in the branch of academic inquiry. So, both the statements are true. Both 1 and 2 are true. Because in 18th century, German scholar felt interested in branch of academic inquiry. Yeah. Question number 70. The feature of new public administration includes. So, client focused, positive, post positivism, debureaucratization, democratic decision making, decentralization. Yeah. 1 2 3 4 5. Why not? Who among the following do not support the integral view of administration?
सो अगर आप देखते हैं इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय who do not support, okay, Herbert Salmon and Luther Gulick will not support the integral view of administration. The next 72, who among the following has given the concept of functional foremanship? बताइए कौन दिया है? F.W. Taylor, functional foremanship. The spoil system became a dominant feature of American civil service during the period of which president? Okay, so it is also known as Jacksonian. Spoil system is also known as Jacksonian system. President Jackson के टाइम में it was rampant. And as a result of this Mr. Jameson was Andrew Jackson this propagated the idea of a spoil system, and who spoil system was largely dismantled by and replaced by merit-based civil service through the Pendleton Civil Service Reform Act. And this Reform Act was spurred. We needed a reform, that American needed a reform act, and through Pendleton Commission this was overhauled, and it was overhauled because the president Garfield Herder है ना उनका नाम था. If you लिख लीजिए, प्रेसिडेंट गारफील्ड को शूट कर दिया था, है ना. कोई ऑफिस सीकर जो थे वो प्रेसिडेंट को मार दिए थे, हत्या कर दिए थे. क्यों? क्योंकि गारफील्ड हर्डर के व्यक्ति उसका पोजीशन एक्वायर कर लिया था. एज अ रिजल्ट इनको मार दिया और फिर पेंडल्टन कमीशन बनाया गया. पेंडल्टन कमीशन जो मेरिट बेस्ड सिस्टम को लागू किया. सो मेरिट बेस्ड सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है मेरिट बेस्ड सिस्टम. आर्टिकल 7. सो क्वेश्चन नंबर 74. 19 द परफॉर्मेंस बजट, वेरी इंपॉर्टेंट. 1968. विच ऑफ द फॉलोइंग सिविल सर्विस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, नो जुडिशियल सर्विस. सो ठीक है, हमारे यहाँ जुडिशियल सर्विस का कोई बात है ही नहीं. Okay. So what are the correct options? Options here: A, B, C. Okay, A है ना, ये सही आंसर है. देखिए आप लोग कंफ्यूज होंगे इंडियन फॉरेन सर्विस से. इंडियन फॉरेन सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ठीक है. आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि एम्बेसडर बनेगा इंडियन फॉरेन सर्विस. नो, इट इज़ नॉट अ सर्विस एज पर ऑल इंडिया कमीशन. 3 ही सर्विस है. फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ठीक. 76. Which of the following does not concern the Union Public Service Commission? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को
देखिए, रिक्रूटमेंट करता है, प्रमोशन and disciplinary matter. So basically, if you look into this, so under Constitution Article 320 of Indian Constitution, UPSC is constituted for recruitment, promotion, transfer and disciplinary action concerning civil servant. ठीक है, the classification of service is by Ministry of Personnel and Training. ठीक है, वो सर्विस को क्लासिफाई करते हैं. ओके, आर्टिकल 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसको पढ़िए. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इट वाइडन्स द एवेन्यू ऑफ प्रमोशन. सो दिस इज नॉट करेक्ट कि प्रमोशन के एवेन्यू को वाइडन नहीं करते हैं. Which of the following articles are related to the regional arrangement in Charter United Nations Organization? So basically, Article 52, 53 and 54. This is the correct answer because it is of Chapter 8. Chapter 8 of United Nations में इस articles का जिक्र किया गया है. Question number 79. Power in political context means power of a man over mind and action of other men. Who said this? Morgenthau. Repeated question. Which of the following is not an element of national interest? So war will not be. Not an element. War is not an element of national interest. ठीक है, क्योंकि किसी का नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी होगा कि वार करेंगे. वार तो करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. 81. क्वेश्चन नंबर 81. द मार्शल प्लान ब्रॉट ड्यूरिंग द कोल्ड वार was meant for. It was West European recovery plan. West European economy, rebuilding West European recovery economy. Okay. Then question number 82. Arrange the following climate change conventions in chronological order. So if you look into the chronology, ये एक इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम ईजी भी बन जाता है क्योंकि आपको रायो डी जेनेरियो पता होना चाहिए 1992 का है. क्योटो प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए 1997 का है. और बाली कॉन्फ्रेंस 2007 का है. कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस, उल्टा लिख दिया ना, बाली 2007, कोपेनहेगन 2009. अगर ये दोनों नहीं भी पता है लेकिन ये दोनों तो पता होना चाहिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अरेंज इट. नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 83. Who holds that India's moral value also provides the basis for conduct of its foreign policy on principle of peaceful coexistence and unity in diversity? This was a very important statement by Thorsten Wojcinski. Basically, it was based on recent IR literature linking Indian moral identity to statecraft. Scholars have already analyzed this in great detail. It is an absurd question, but you cannot neglect the fact that there will be few questions like this. So it is better to learn so that जब next exam में आए तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और कोई उपाय नहीं है. Who among the following presented the concept of atoms for peace as a disarmament plan? It was given by Dwight Eisenhower. ठीक है, atoms for peace, very important, and that is why it is repeated as well. Question number 85. Which of the following are the types of terrorism in world?
revolutionary terrorism and sub-revolutionary terrorism ideology, but so revolutionary terrorism. Go with this. The term Cold War was first used by whom? ऐसा what type of question is this? But okay. No, I'm not talking. I'm talking of question number 85. What type of question is 85? Not 86 is a good question. Cold War was first used by whom? It was first used by Bernard Baruch, and Professor Lippmann popularized. Anyway, both are associated with this. Bernard Baruch was a journalist, and I think he was associated with popularizing the term as well. Okay, question number 87. Colombo Agreement of 1962 is related to India-China border dispute. 88. Who among the following coined the term perestroika and glasnost? Mikhail Gorbachev. 89. Which of the following leaders described the non-alignment movement as an international hoax? Colonel Gaddafi. Statement question. It is policy of people, friendship, peaceful coexistence and bridge between power blocks, the two statements of foreign policy of India. It opposes imperialism, radicalism and colonialism. तो क्या है? Both statement 1 and 2 are true. Question number 91. Who among the following is the commission body was formed in 1964? Which body was formed in 1964 as a result of संथनम कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. ठीक है, सेंट्रल संथनम कमेटी के रिपोर्ट के बाद ये बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 92. Which of the following are correct about Mahatma Gandhi's National Rural Employment Guarantee Act? So this is because of Ramji Bill, I think, है ना? Okay. 93. Good governance is a perspective of civil society for development were emphasized by the World Bank report of 1992. Which of the following committee recommended for creating O&M organization in India? Appleby Commission. What is O&M, by the way? O&M का मतलब होता है Organization and Methods. ठीक है, it was a Organization and Methods division within the government of India to systematically study and improve administrative efficiency and work flows. So it is a good question. Appleby committee, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बुलाया था, एंड एज अ रिज़ल्ट इन्होंने इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक इंस्टीट्यूशन का भी रिकमेंडेशन दिया था, है ना, जिसके कारण से आज हमारा इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है दिल्ली में. 95. Empirical mode of comparative research was introduced by which of the following approaches to comparative politics? So this was क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं ना. एम्पिरिकल मेथड of comparative research was introduced by which of the following approaches to comparative politics? So empirical method का जहाँ बात होगा वहाँ behavioralism आ जाएगा, है ना, scientific method. The concept of modern cadre party was given by the following thinkers. So modern cadre party का जो conception है वो किसने दिया था? So Maurice Duverger. Next question 98. Derivation concept of persistence of the political system is originally derived from which of the following discipline? So is it social anthropology or biology? It is biology, biological science. Question number 99. Which of the following sociologists inspired Gabriel Armand's work on structural functional analysis? It was by Talcott Parson. Easy question. Which of the following is not a feature of power? So it is always delegated below. Is it a feature? Not exactly.
So I have completed the 70 questions asked in UP HESC 2026 examination held on April 16. ठीक है. And what I am trying to give you is कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो ठीक है, उसको आप देख लीजिए. जो जिसमें थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है उसे प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं. और वो रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्ज़ाम में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्लीज़ गो एंड नोट इट डाउन. और जब भी इस वीडियो को देखने बैठें तो पेन पेपर के साथ बैठें. और फिर से मेरा वही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जाएं और हमारा ये दोनों फ्लैगशिप बुक्स को जाके ख़रीदें. ये हिंदी वाला है और ये इंग्लिश वाली बुक है. आपको कंटेंट्स मैंने दिखा चुका हूँ. ये कंटेंट्स बहुत यूज़फुल होंगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप और सपोर्ट करें. और जो भी बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग आएँ और उस बैच में ज्वाइन करें. उस बैच में जिस प्रकार का आपको नॉलेज दिया जाएगा, आप कभी भी उस एग्ज़ाम में पीछे नहीं समझ में आएगा. आप हर समय एग्ज़ाम से एक कदम आगे रहेंगे एंड यू विल बी वेरी ईजिली प्लेस्ड टू एस द एग्ज़ाम. सो प्लीज़ बी फास्ट टू सब्सक्राइब, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 10 या 11 बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको. आप भी जल्दी से सब्सक्राइब करें. जून 5 से हम लोग हिट करते हैं क्लास को रनिंग. और जो MPPSC का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल से भी जुड़े रहें, सो दैट कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नए प्रैक्टिस सेट्स, सैम्पल पेपर और ये जो अभी इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने वाले हैं, ज्ञान मंडपम का टेलीग्राम चैनल में. So please go there and download from there and subscribe Gyan Mandapam and Pol Science Paradigm both. Thank you.